हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन करना सीखेंगे। आप सभी साथियों को मालूम है कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक है, तो जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। कोई गलती नहीं करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आपको फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। अब चूँकि स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब चूँकि 8-10 हज़ार मैसेज आते हैं, सभी का रिप्लाई देना वहाँ पे पॉसिबल होता नहीं है। तो जिनका मैं मैसेज देख पाता हूँ या फिर कोशिश करता हूँ, जब तक मैं फ्री रहता हूँ तब तक बच्चों का फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आधे-आधे घंटे तक ये बात करते हैं केवल कि सर हाँ कर दीजिए, सारी चीज़ें भेजने लगते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि सर मेरा एक सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, सर मेरा आय अभी नहीं बना है, सर मेरा बैंक में एनपीसीआई एक्टिव नहीं है, बस वही सारी चीज़ें कर दीजिए, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं अगर आपके पास है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हैं तो जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। आप खुद से भी करेंगे तो आप कहिए कि वो आपका फाइनल सबमिशन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी हैं, सारी चीज़ें कहिए कि व्यवस्थित है, तो उसके बाद से आप डायरेक्टली मैसेज नहीं करेंगे कि भरना है कि नहीं भरना है, आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दे रहे हैं, मान लीजिए कि मैं देख ले रहा हूँ तो अच्छी बात है। अगर फ्री रह रहा हूँ तो इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आते हैं, कभी कभी तो 15,000 तक मैसेज आते हैं। अगर आप खुद भी सोचेंगे कि मैं एक एक मिनट रिप्लाई, मतलब एक एक मिनट निकाल के रिप्लाई दूँ, तभी सभी का पॉसिबल 2-3 हज़ार बच्चों का, अगर 24 घंटे रिप्लाई देते रह जाऊँ, खाना पीना छोड़ दूँ, सोऊँ ना, फिर भी 24 घंटे रिप्लाई केवल दूँ, तब भी कम से कम 2-3 हज़ार बच्चों का ही मैं मैसेज देख पाऊँगा। तो जिनका देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको कहिए कि उनका फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। और जिनका नहीं हो पाता है, जाहिर सी बात है। तो आप अगर चाहते हैं कि अगर आप फॉर्म फिलअप आपको करना नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अगर मैं फ्री रहूँगा तो आपका फॉर्म फिलअप कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थित है तो ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो जाकर के आप वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यूपी स्कॉलरशिप में। और खास करके आपका जो रिजल्ट है प्रीवियस ईयर का वो आउट होना चाहिए, मतलब कि आ गया होना चाहिए। इसके बावजूद आपका बैंक में एनपीसीआई होना चाहिए, ठीक है। एनपीसीआई चेक कैसे किया जाता है वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हाउ टू चेक एनपीसीआई, या फिर एनपीसीआई स्टेटस कैसे चेक करें बाय इफेक्ट एक्स, तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो मिल जाएंगी। उससे जाकर के आप चेक कीजिए कि हाँ एनपीसीआई है या फिर नहीं, ठीक है। और भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रेडी रहने चाहिए, चाहे आजाद निवास हो, निवास तो जो कि नहीं लगता है, आजाद की बात करें वो आपका हो गया, और अन्य डॉक्यूमेंट्स हो वो सारी चीज़ आपकी रेडी रहनी चाहिए। बैंक अकाउंट आपका ही होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरे पापा का है चल जाएगा क्या? आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए। और जिस जिले में आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे काफ़ी सारे बच्चे मान लीजिए कि हैं लखनऊ के, अब जाकर के मान लीजिए कहीं और पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गोरखपुर पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ का कहिए कि बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका ही होना चाहिए। तो देखिए यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, तो सबसे पहले आपको जाकर के गूगल में, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। अब जैसे यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है, थोड़ा सा बेहतर भी दिखेगा, मैं भी कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से देखिए पहला जो ऑप्शन है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना होता है, ठीक है। इतना तो सभी स्टूडेंट्स को लगभग मालूम होगा। और मैं शुरू से सारी चीज़ इसलिए बताता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, अब चूँकि देखिए जो रेगुलर बने हैं, जो देखते हैं उनको तो सारी चीज़ें मालूम है, वो कर भी लेते होंगे, करते भी होंगे, या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स में उनको समस्या आ रही होगी, कुछ ऑप्शंस में उनको समस्या आ रही होगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक शुरू से लेकर के सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि हाँ ऐसे करना है, ये करना है, नहीं तो बाद में वो कमेंट करने लगते हैं कि सर ये प्रोसेस कहाँ से आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ये कह रहे थे कि सर पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, इसलिए कि उनको मालूम नहीं होता है कि पासवर्ड कहाँ से हो सकता है, उन्होंने साइबर कैफे से कराया हो। तो पासवर्ड आप कह लीजिए कि फॉरगेट भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपना पासवर्ड कह लीजिए कि फॉरगेट कर दीजिए, उसके बाद से नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा स्टूडेंट का ऑप्शन, ठीक है। ये जो स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, एक फ्रेश लॉगिन का आएगा, एक रिन्यूअल लॉगिन का आएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ से जा करके क्या करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लीजिए कि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने 9 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट रिन्यूअल लॉगिन पे जाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आप कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं
और आपने कहिए कि पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। या फिर मान लीजिए कि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं, तो 12 के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपने 11 में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तब तो आपको रिन्यूअल करना है। अगर 11 में फॉर्म नहीं भरा था, डायरेक्ट जाकर के आप 12 में ही भर रहे हैं, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और तब फ्रेश लॉगिन करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने 9th में क्या किया था, स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था और 10 में जाकर के यानी कि 10th में जाकर के आप स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली फिलअप करने जा रहे हैं, तो इस केस में भी आपको जब पहली बार फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फ्रेश लॉगिन करना होगा, रिन्यूअल आपको नहीं करना होगा। यही यानी सीधे कहने का मतलब है, आप प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, चाहे पोस्ट मैट्रिक का, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का, आप मान लीजिए कि पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर चुके हैं किसी कोर्स में, या फिर कहिए कि किसी सेक्शन की बात करें, किसी कैटेगरी की बात करें, प्री मैट्रिक की, चाहे पोस्ट मैट्रिक की, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की, पहली बार अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपको केवल रिन्यूअल लॉगिन करना होता है। और रिन्यूअल लॉगिन में आपसे बस नॉर्मल से डाटा पूछे जाते हैं। लेकिन अगर वही आप पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं किसी भी क्लास में, चाहे किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या आपको भरना होता है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, कई ऑप्शन आएंगे आपके पास। देखिए ये है आपका SC ST और जनरल के बच्चों के लिए, ये है OBC के बच्चों के लिए, मेजोरिटी के बच्चों के लिए, मेजोरिटी मतलब जो हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये दोनों सेक्शन है। अगर आप हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल से हैं तो ये ऑप्शन है। अगर आप OBC से हैं, हिंदू कास्ट से हैं, तो ये ऑप्शन है। अगर आप माइनॉरिटी से हैं, माइनॉरिटी से मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं हैं, तो आपके लिए ये सेक्शन है, यानी कि माइनॉरिटी के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसमें भी कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो ये है आपका प्री मैट्रिक फ्रेश। प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10 का आप स्टूडेंट्स हैं। अब मान लीजिए कि आप 9 के लिए भर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को, प्री मैट्रिक को। अब मान लीजिए कि आपने 9th में नहीं भरा था, ठीक है, या फिर भरा था, मान लीजिए कि रिन्यूअल करना है, तब भी आपको ये प्री मैट्रिक का ऑप्शन दिखेगा। जब रिन्यूअल वाले सेक्शन में जाएंगे तब यहाँ की बात करें, अगर आप फ्रेश फॉर्म भरने आए हैं तो अगर मान लीजिए कि आप कक्षा 10 में है, अभी 9th में आपने नहीं भरा था, तब भी आपको प्री मैट्रिक का ऑप्शन चूज करना है। इसी प्रकार से 11-12 के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का ऑप्शन होता है। और इसी प्रकार से 11-12 के ऊपर आप कोई भी कोर्स सेट करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका BA हो गया, BSc हो गया, MA हो गया, MSc हो गया, BCom हो गया, MCom हो गया, BBA हो गया, MBA हो गया, DLED हो गया, BTC हो गया, ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा कोई कोर्स हो गया, फिर BTech हो गया, जो भी हो गया आप, तो उसके लिए आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का ऑप्शन चूज करना होता है। और ये है आपका, यही है आपका, जैसे कि मान लीजिए जो चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के बच्चों के लिए है, यानी कि जो बच्चे कहिए कि 12th करके या फिर कहिए कि 10th के बाद से ही कोई कोर्स करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 10th के बाद से भी पॉलिटेक्निक वगैरह होता है, ITI वगैरह होता है, या फिर 12th के बाद से कोई कोर्स करते हैं अदर स्टेट के बच्चों, तो अदर स्टेट के लिए ऑप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से सब में ये है 9th 10th के लिए, 11th 12th के लिए, और ये सब आपके UG PG डिप्लोमा ITI के कोर्स के लिए सब में यही सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको माइनॉरिटी के बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और मेजोरिटी के बच्चों के लिए यानी कि अगर आप हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं तो SC ST जनरल से हैं, तो ये वाला सेक्शन में इसमें आपको अप्लाई करना। पता चले कि आप हैं OBC से और आपने इसी में जाकर के OBC है तो OBC के आपके लिए ये सेक्शन है, और आपने क्या किया, मान लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का फॉर्म भरने आए हैं, पता चले कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो आपका फॉर्म क्या होगा, बाद में चल के रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक OBC के बच्चे का कह लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा यहाँ पे मेरे सामने। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होता है, कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे कि सारे फॉर्म को आप सही से भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे दूसरा दिख रहा होगा सभी बॉक्सों में प्रविष्टियों अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में आपको कहिए कि अंकित की जानी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम है रोहित, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने आते हैं, लिख देंगे रोहित, ऐसा आपको नहीं लिखना है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आपको सारी चीज़ें कहिए कि बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं तो हो सकता है अब विभाग, चूँकि देखिए जाहिर सी बात है उसने जो कह दिया है, अगर आपने गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आगे चल के वो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो सारी चीज़ें हैं। फिर पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, तो मान लीजिए कि आपका नाम रोहित ही है, तो आप पासवर्ड जब बनाएंगे तो पहला कैपिटल कर देंगे, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए रोहित हो गया, जैसे नॉर्मल लिखते हैं स्मॉल में। उसके बाद से आपको क्या करना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे आपका @ हो गया, अधिकतर बच्चे @ लगाते हैं, ठीक है, @123 या फिर 512 342 00, या फिर जो भी आपको मन करे, इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है। एक आपका कैपिटल लेटर कंपलसरी है, तो पहला एक कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर आपका रखिए, उसके बाद से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रखिए। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब यहाँ पे हैशटैग हो गया, आपका एंड का सिंबल हो गया, या फिर कहिए कि @ हो गया। उसके बाद से डिजिट आपको रखने पड़ते हैं 1-2, ठीक है।
है। तो इन सारी चीज़ों की सहायता से ही आपका पासवर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको अपना ज़िला सिलेक्ट करना होता है, फिर आपका ज़िला कौन सा, जिस जिस ज़िले में जाकर के आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आपका कॉलेज है, ये नहीं कि आपको अपना ज़िला चूज करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप हैं लखनऊ के और जाकर के गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो ज़िला सिलेक्ट करना होगा गोरखपुर का ज़िला सिलेक्ट करना होगा, ना कि लखनऊ का ज़िला सिलेक्ट करना होगा। फिर शिक्षण संस्थान हो गया, कौन सा आपका कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज का नाम आपको चूज करना है यहाँ से। फिर आपके पास यहाँ पे वर्ग जाति समूह आ जाएगा, वर्ग जाति समूह में यहाँ पे देखिए आपने जो जिस ऑप्शन को, जैसे शुरू में आपने देखा ओबीसी एससी एसटी जनरल माइनॉरिटी सभी के लिए अलग अलग सेक्शन था, तो जिस सेक्शन में आए होंगे वही आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, उसको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे धर्म में हिंदू मुस्लिम यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जिस सेक्शन में आप गए होंगे वो सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मेजोरिटी वाले में गए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपका हिंदू का ऑप्शन आएगा। अगर आप माइनॉरिटी वाले में गए होंगे तो माइनॉरिटी वाले में मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सारे ऑप्शन आएंगे, तो वो आपको यहाँ से वर्ग जाति समूह वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, धर्म सिलेक्ट कर लेना है। फिर छात्र छात्रा का नाम, अपना नाम बड़े अक्षरों में भरना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आधार से लिंक कहा जा रहा है, ठीक है, आधार नंबर से जो लिंक होगा मोबाइल नंबर उसी को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिर हाई स्कूल पास आपने कब किया था वो 7वां नंबर है। फिर 8वां नंबर है हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था, जो भी बोर्ड होगा उसको यहाँ पे आपको चूज करना होता है। फिर यहाँ पर दिया होगा 2 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है हाई स्कूल का, सपोज कीजिए यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर 9 में पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिए हैं 2 दिए हैं, 2 बॉक्स दिए हैं। तो इस दोनों बॉक्सों में देखिए करना क्या है, मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल का रोल नंबर है, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है, तो उसको आपको इसमें फिलअप कर देना है, इस वाले बॉक्स में। अगर मान लीजिए कई सारे बोर्ड ऐसे होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके रोल नंबर के आगे कुछ अल्फ़ाबेट लगे होते हैं, जैसे कि ई हो गया या फिर ए हो गया, जो भी लगा हो, ठीक है, तो इसको आपको अगर कोई अल्फ़ाबेट लगा होगा आपके रोल नंबर में तो उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना होता है, ठीक है। ये समझ गए, कोई अल्फ़ाबेट होगा आपके रोल नंबर में तो यहाँ पे फिलअप कर देना है, अदरवाइज केवल आपके न्यूमेरिकल डाटा होंगे, डिजिट होंगे, तो उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कैसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आपका नाम मान लीजिए रोहित है, पहला कैपिटल रखेंगे, फिर स्मॉल रखेंगे, आपको रोहित लिख देना है ऐसे, फिर @ या फिर इसके जगह पे आप हैशटैग भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो भी आप चाहे वो चूज कर सकते हैं, @ या फिर हैशटैग। उसके बाद से एक दो डिजिट आपको रखना है, 1 2 3 0 0 5 5, मतलब जो भी 2 3 अंक रख दीजिए आप कि सूटेबल रखे, आपको याद भी रहे, इसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी बाद में आपको याद करने में। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको फिलअप करना है, फिर वही पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा डालना है, और उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना होता है, और यहाँ पे कह लीजिए कि इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिलअप करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको चूंकि ये इतना नॉर्मल होता है कि रजिस्ट्रेशन सभी बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है आपको बैक चले आना होता है, ठीक है, फिर आपको स्टूडेंट का ऑप्शन पे आना होता है। अब देखिए स्टूडेंट का ऑप्शन पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, अब आपको फ्रेश लॉगिन करना होता है। अब जैसे ही फ्रेश लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे क्लिक करके रुके रहना है, ठीक है। फिर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको कहीं यहाँ पे नहीं क्लिक करना है वाइट वाले पे, कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपने 9 10 के लिए भरा होगा तो पहला ऑप्शन है, 11 12 के लिए भरा होगा तो दूसरा ऑप्शन है। अगर 9 10 11 12 को छोड़ करके आप उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, यूपी के स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए आपको तीसरा ऑप्शन, जैसे कि बीए बीएससी एमए एमएससी, मैंने अभी आपको बताया, बीटेक आईटीआई डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीबीए एमबीए बीकॉम एमकॉम बीटीसी डीएलएड, जो भी कोर्स कर रहे होंगे उसके लिए तीसरा ऑप्शन होता है। तो इस फ्रेश लॉगिन पे आपको क्या करिए कि इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, यहाँ पे आ जाएगा कि नवीन यानी कि फ्रेश 10 समोत्तर यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के लिए आप फिलअप कर रहे हैं। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होता है, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने डाला है आधार कार्ड से लिंक है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप करना है और इस कैप्चा को फिलअप करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से जाकर के आप अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास डाटा सेंड करेंगे, क्योंकि मेरे पास डाटा है नहीं फ्रेश बच्चों का, जो भी स्टूडेंट डाटा सेंड करेंगे उनका फ्रेश फॉर्म भर के आपको दिखा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक बच्चे का रिन्यूअल करके देखेंगे। अब रिन्यूअल करना और फ्रेश करना दोनों कहिए कि एक ही तरीके से होता है, लेकिन रिन्यूअल में बस नॉर्मल से ही डाटा, और डाटा पहले से फर्स्ट ईयर से ही फिलअप होते हैं, और लेकिन जो कहिए कि नए बच्चे करेंगे फ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे उनको सारे डाटा फिलअप करना पड़ेंगे हर एक चीज़, लेकिन जो रिन्यूअल करेंगे उनको कम ही डाटा फिलअप करने होते हैं और ऑलरेडी पहले से फिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के स्टूडेंट पे और रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक किए रहना होता है। फिर जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो भी जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स होंगे, जो भी कोर्स कर रहे होंगे, उस कोर्स को आपको चूज कर लेना होता है। जैसे मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के एक स्टूडेंट्स का करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा आपको वेट करना है।
उसके बाद से सेम इसी प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा जैसे आप फ्रेश में गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना होता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना होता है, उसमें मोबाइल नंबर भरना होता है। और रिन्यूअल में इसमें चूंकि अब रजिस्ट्रेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनको वहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए कि लॉगिन करने के लिए। और अब पहले क्या आता था आपको कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता था, ठीक है। तो अब जो नए बच्चे फ्रेश बच्चे के लिए कि फॉर्म भर रहे हैं ना, तो उनको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करना है और यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड की सहायता से यहाँ पे कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है, सबमिट करना है, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है और आपका डाटा सही होगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म लॉगिन हो गया तो यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन जो है आपका रजिस्ट्रेशन वाला वही कंप्लीट होगा। जैसे कि अगर आप फ्रेश करके भी लॉगिन करने आएंगे तो बस आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कंप्लीट होगा और ये सारे ऑप्शन आपको क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, यानी कि ग्रीन करने होते हैं, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। और यहाँ पे दिखा देगा कि 2023-24 के लिए आप कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं या फिर फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं। अगर फ्रेश होंगे तो यहाँ पे नवीन लिखेगा, अगर रिन्यूअल करने आए हैं तो यहाँ पे नवीनीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो दिख रही होगी, इस वाले लाइन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा आपके सामने, ठीक है। अब यहीं पे सारी चीज़ आपको फिलअप करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे है पहला रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है और दूसरा फोटो अपलोड करें। आप रिन्यूअल में आएंगे तो ये फोटो अपलोड करे का ऑप्शन कंप्लीट है। अगर मान लीजिए कि आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, फोटो का ऑप्शन आप में नहीं आ रहा है, तो आपका आधार कार्ड की सहायता से या फिर डिजी लॉकर जब वेरिफिकेशन होगा तो उससे ऑटोमेटिकली कैच कर दिया जाएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आधार नंबर डाल के आधार का ऑथेंटिकेशन करना है, फिर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन करना है, फिर एनपीसीआई सत्यापन करना है और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। और उसके बाद से ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो जांच हेतु आवेदन आपको प्रिंट करना है। जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे तो उससे पहले एक बार अपना डाटा आप मिला लेंगे कि हाँ जो भी चीज़ें मैंने भरी है सही है या फिर नहीं, इसलिए कि कभी कभी जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने पर लॉक भी हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हमेशा ऐसा नहीं होता था, पहले कर लिए कि जब 1-1.5 महीने पहले वेबसाइट में समस्या थी तो ऐसा हो जाता था, लेकिन मान लीजिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब अपना डाटा मिलान कर लेंगे तभी आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना है। हालांकि लॉक होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी केस में किसी बच्चे का हो जाता है, पता चले कुछ डाटा गलत है या लॉक हो गया, तब तो समस्या में आ जाएंगे बच्चे। तो उसके आपको देख लेना है कि जो भी आपने डाटा भरा है सही है, तभी आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें दिखी जाएंगी फॉर्म भरने जब आएंगे तो। उसके बाद से यहाँ पे आएगा कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, यहाँ से आपका लॉक हो जाएगा। और इसके नीचे एक और सेक्शन आएगा कि आपको करिए कि जो हार्ड कॉपी निकलती है वो लॉक करेंगे तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद निकल जाती है, उसको निकाल करके 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में ले जा करके उसको सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके नीचे वो ऑप्शन आ जाएगा। अब इन ऑप्शन को ग्रीन कैसे करना है तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो ऑप्शन है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अगर आपका ये हो गया होगा पहले से, इसने आपने कर लिया होगा, ये भले ही आपका ग्रीन नहीं दिखा रहा है ना, तो ये ग्रीन कब होगा, ये जब इस वाले ऑप्शन को आप कंप्लीट करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि ये इतना आसान होता है कि बच्चे ये तो कर लेते हैं, फिर मेरे पास मैसेज करते हैं सर मेरा भर दीजिए, मेरा रिन्यूअल कर दीजिए, मेरा फ्रेश फॉर्म भर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे का। तो ये तो बच्चे ये नॉर्मल होता है ये सारी चीज़ें। आधार कार्ड अगर आपका अपडेट है सारे के लिए कि डाटा मैच कर रहे हैं हाई स्कूल से, इंटरमीडिएट से और आधार कार्ड से, तो अब कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर तो जाहिर सी बात है केवल मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डाल देना है। एनपीसीआई अगर कहिए कि आपका बैंक अकाउंट मैप्ड है, एनपीसीआई है यानी कि ई-केवाईसी है बैंक में, तब यहाँ पे कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप चेक कर रहे हैं एक्टिवेट भी दिखा रहा है, उसके बाद से भी नहीं हो रहा है आपका, तो जा करके एक बार और आपको बैंक में कह दीजिए कि मेरा इनएक्टिव कर दीजिए फिर से, यानी कि डीएक्टिवेट कर दीजिए और फिर से एक बार अपडेट कीजिए, ठीक है, तभी होगा। इसलिए कि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आपका यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, अपने स्तर से आप या फिर ऑनलाइन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कभी कभी ये होता है कि अगर आपकी सर्वर में समस्या रहती है यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट में, तो ऐसा हो जाता है कि आपका उस वक्त ना हो तो आप 1-2 दिन बाद ट्राई करेंगे तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आपका कहिए कि अगर नहीं हो रहा है, बार बार भी आप कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं, तो आपको बैंक से ही जाकर के इसका समाधान मिलेगा कि बैंक में जाकर के आप एक बार और कहिए कि मेरा भले ही एक्टिवेट है, मेरा डीएक्टिवेट कीजिए, या फिर से कहिए कि उसको अपडेट कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, इसलिए मेरा फॉर्म नहीं भरा जा पा रहा है। इसका सोल्यूशन ये नहीं कि हाँ आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से जाकर के कुछ कर लेंगे या फिर कोई और सोल्यूशन है, इसका आपका बैंक से ही जाकर के कोई सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज जो दूसरा सोल्यूशन है वो ये है कि अगर वेबसाइट में एरर है तब समस्या आ सकती है, तो वेबसाइट जब कहिए कि अपडेट होती है तो 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप फिर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनका सारा ऑप्शन ये कहिए कंप्लीट है, नॉर्मल ऑप्शन है। तो नवीनीकरण आवेदन पत्र को हम संशोधित
संशोधित करेंगे। इसमें आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, शैक्षणिक वाले ऑप्शन से आपको फिलअप करना होता है। देखिए इनमें क्या आ रहा है, बैंक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बैंक का ऑप्शन आ रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक स्टूडेंट का, और काफ़ी सारे स्टूडेंट कई कई कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी कैटेगरी में बैंक का ऑप्शन आ रहा है, किसी किसी में बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर बैंक का ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है, पिछली वीडियो में मैंने जो आपको प्रोवाइड किया था उसमें बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है, उसमें निजी का एक ऑप्शन आ रहा था। तो अगर बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका डायरेक्टली जो पैसा है आधार कार्ड की सहायता से भेज दिया जाएगा। अगर बैंक का ऑप्शन आ रहा है तो बैंक वाले ऑप्शन को आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। तो शैक्षणिक में आपको क्या फिलअप करना होता है, पाठ्यक्रम का प्रकार है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। फिर पाठ्यक्रम का नाम है, सिलेक्ट कोर्स। अब देखिए इनमें क्या समस्या आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स का तो ऑप्शन इनके में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स होगा नहीं, सिलेक्ट कोर्स होगा नहीं और सिलेक्ट ब्रांच होगा नहीं। तो ये जो डाटा है आपका, ये क्या कह लीजिए कि आपके कॉलेज से जब मास्टर डाटा अपडेट होता है, ठीक है, कई कॉलेज वाले कई यूनिवर्सिटी वाले लेट से करते हैं, तो जब आपका मास्टर डाटा वहाँ से अपडेट होता है और उसके बाद से जब यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट अपडेट होती है, तब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी रिन्यूअल में आ जाती हैं। इसमें आपको भरने का ऑप्शन नहीं आता है रिन्यूअल में। अगर आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तब तो यहाँ पे भरने का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल करने आ रहे हैं, अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, पाठ्यक्रम का नाम ब्रांच नहीं ओपन हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कॉलेज में आपको बात करना होता है। क्योंकि कॉलेज वाले बात क्या, वो ऑटोमेटिकली आपका अपडेट करते हैं सभी बच्चों का, जैसे जैसे डाटा मैनेज होता है वैसे वैसे वो अपडेट करते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरे में सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते अपने स्तर से, ना ही आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर के अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं। ये जो भी सारी चीज़ें होंगी आपकी यूनिवर्सिटी से होंगी, आपके कॉलेज से होंगी। एक और चीज़ होता है, कभी कभी जो आपके यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज होते हैं, कभी कभी घोटाले के चक्कर में कह लीजिए कि कई सारी चीज़ें करते हैं, तो ब्लैक लिस्ट में कह लीजिए या फिर ब्लॉक लिस्ट कह लीजिए, उस कैटेगरी में कर दिए जाते हैं। तो इस केस में भी बच्चे उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जितने बच्चे होते हैं उनको यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म से वंचित कर दिया जाता है, फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है। तो इस केस में भी ये समस्या आती है, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर आपके कॉलेज वाले आपके कॉलेज से कहिए कि आपका कॉलेज ब्लॉक नहीं होगा, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कराता होगा, तो इस केस में ये आपका 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो ये कॉलेज से आपको इसके लिए बात करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि। तो जिसकी मान लीजिए रिन्यूअल कर रहे हैं, 5वें साल के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, ठीक है, और 5 ईयर का इनका कोर्स होता है, तो नीचे जितने साल का कोर्स होता है वो रहेगा, और ऊपर आप किस साल में है, जैसे अगर मान लीजिए कि तीसरे साल में है तो 3 रहेगा, चौथे साल में है तो 4 रहेगा, ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका कॉलेज से मास्टर डाटा अपडेट होगा, तभी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी मैनेज होंगी, ठीक है। फिर 5वें ऑप्शन में क्या करना होता है, यहाँ पे 5वां ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन कब हुआ था। फिर छठा ऑप्शन है आपका इस बार जो आपका एडमिशन हुआ है, मान लीजिए कि 5वें साल में है तो इस साल 2023 में जो एडमिशन हुआ है वो एडमिशन की डेट भरनी होती है। यहाँ पे बोर्ड का आपका कहिए कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिवर्सिटी का, जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में बोर्ड में पॉलिटेक्निक में इनरोलमेंट नंबर हो गया और बीए में हो गया जो रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड का होता है, इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी का जो भी आपका बोर्ड का यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर वो भरना होता है। फिर यहाँ पे आपको 8वां पॉइंट दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या करना होता है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना होता है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या और परिवार आईडी पूछता है, तो ये अगर आपका बना हुआ है आपके घर पे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है भरना। अगर नहीं बना है कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डाटा होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब चूंकि यहाँ पे इनका ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट ब्रांच का, तो ये अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से गत वर्ष वाले में आपको दिखा दूँ कि गत वर्ष वाले में आपको क्या क्या डाटा फिलअप करने होते हैं। गत वर्ष वाला आपका इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। अब गत वर्ष वाले में देख के थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आएंगे पहला ऑप्शन गत वर्ष का परीक्षाफल। अब गत वर्ष परीक्षाफल में आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। चारों ऑप्शन में देखिए पहले तो आप पास होंगे, नॉर्मली आपके रिजल्ट पे लिखा रहता है कि हाँ पास है तब तो पास है, ठीक है। अगर आपके बैक है, कोई बैक वगैरह 1 2 3 बैक है तो आप प्रमोटेड विथ मार्क्स भरेंगे। अगर आपका मान लीजिए कि सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आता है और आपके एक सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, एक सेमेस्टर का नहीं आ रहा है और यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की डेट समाप्त हो रही है, तो इस केस में आपको रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर का ऑप्शन चूज करना होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जैसे देखा होगा आपने कोविड के चलते बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था बिना मार्क्स दिए हुए कि हाँ केवल प्रमोटेड लिख दिया गया था, तो उस केस में आपको प्रमोटेड विदाउट मार्क्स चूज करना है। तो ये वाला ऑप्शन तो लगभग अब खत्म हो गया, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स अब आपका आ ही नहीं रहा है। ये या फिर ये इस कैटेगरी के आप होंगे या फिर इस कैटेगरी वाले होंगे या फिर इस कैटेगरी के होंगे, तो अधिकतर बच्चे पास ही होते हैं। तो मान लीजिए ये पास है तो पास भरेंगे, जो भी आपका होगा वो आपको भरना है, ठीक है। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली। अब देखिए गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली में अगर आपका जो एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज होता है तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली भरना है, ठीक है। अगर आपका वार्षिक होता है तो वार्षिक प्रणाली। अब चूंकि इसमें देखिए अगर आपका पॉलिटेक्निक की बात करें होता तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक परीक्षा प्रणाली चूज कर सकते हैं। लेकिन जिनका भी रिजल्ट CGPA और SGPA फॉर्म में आता है, ठीक है, CGPA SGPA फॉर्म में आता है, जैसे किसी ग्रेजुएशन वगैरह की बात करें और जितने भी कोर्सेज की बात करें CGPA और SGPA फॉर्म में
में उनका रिजल्ट आता है, क्रेडिट के बेस पे बनता है। तो इस केस में आपको सेमेस्टर प्रणाली, और आपका एग्जाम सेमेस्टर प्रणाली होता भी है, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर प्रणाली चूज करना है। अब जैसे ही सेमेस्टर प्रणाली चूज करेंगे, ठीक है, तो सेमेस्टर प्रणाली चूज करने के बाद यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास कि वार्षिक परीक्षांक प्रणाली और सीजीपीए प्रणाली और एसजीपीए प्रणाली। तो इसमें आपको क्या चूज करना है, सीजीपीए प्रणाली। अब भरना कैसे होता है, मान लीजिए कि आपने चूज कर लिया कि चलिए हाँ मेरा सीजीपीए प्रणाली है, तो यहाँ पे गत वर्ष के प्राप्तांक और पूर्णांक में भरेंगे क्या। तो गत वर्ष के प्राप्तांक में आपको क्या भरना है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि गत वर्ष का प्राप्तांक हो गया, तो मान लीजिए कि आपका सीजीपीए है, एक बार का आपका एक सेमेस्टर का है 7.5 और दूसरे सेमेस्टर का है मान लीजिए कि 6.5 या फिर 7.5, ठीक है, मान लीजिए 6.5। तो इन दोनों को जोड़ लेना है आपको, ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। जितना भी आएगा आपका, ठीक है, उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना होता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जब भी आप सीजीपीए गत वर्ष का प्राप्तांक भरेंगे तो आपका जितना भी कहिए कि दोनों सेमेस्टर का मिला करके सीजीपीए होगा उसको आपको ऐड कर लेना होता है और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेना होता है, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए 14 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 7 हो जाएगा। तो ये आपका जो 7 हो गया यानी कि 7 होगा, वो गत वर्ष के प्राप्तांक में रहेगा। पूर्णांक में क्या रहेगा, गत वर्ष के पूर्णांक में इसमें आपका केवल 10 रहता है, ठीक है, 10 रहता है। अब आपका यहाँ पे सीजीपीए में 7 भी आ सकता है ऐड करने पे, पूरा 7.5 भी आ सकता है जब आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी आपका आएगा उसको आपको फिलअप कर लेना है, अगर आप कहिए कि सीजीपीए प्रणाली चूज करते हैं तो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली या फिर सेमेस्टर प्रणाली ही चूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका परीक्षा वार्षिक वाला है, वार्षिक परीक्षांक प्रणाली, तो इस केस में आप पिछले साल कितने में कितना पाए थे, जैसे कि नॉर्मल रिजल्ट आता है ना कि हाँ आपने 600 में कितना पा लिया, 600 मान लीजिए कि आपने 500 पा लिया, ठीक है, या फिर 300 पा लिया, 200 पा लिया, जो भी हो जितना भी आप पाए, तो उसमें आपको यहाँ पे भर देना है गत वर्ष के प्राप्तांक में आपने जितना पाया। मान लीजिए कि 600 में आपने 500 पाया तो यहाँ पे 500 भर दीजिए, और तो गत वर्ष का पूर्णांक कितना था, 600 था, तो यहाँ पे 600 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना होता है, और जैसे ये दोनों फिलअप करेंगे तो ये आपका परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आपको परसेंटेज भरना नहीं होता है। फिर आपके कॉलेज का यहाँ पे नाम रहेगा 7वें में, और फिर आपके नीचे उसके कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेक गत वर्ष का। फिर यहाँ पे एक शुल्क संबंधित का ऑप्शन आएगा, तो शुल्क संबंधित वाले में आपका जो भी फीस होगा, जो भी फीस आपको जमा करनी होती है, जमा करते हैं आप किसी भी ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो वो आपका फीस रहता है यहाँ पे। इसको आप अपने कॉलेज से एक बार बात जरूर कर लेंगे, सभी के लिए अलग अलग फीस होती है। सभी कोर्स की बात करें, सभी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अलग अलग फीस होती है। तो आपको कितना भरना है वो आप कॉलेज से कंटेक्ट करेंगे, या फिर आपकी फीस रसीद पे होगी। कभी कभी फीस रसीद पे होती है तो ज़्यादा होती है, अब कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं आपको इतना नहीं भरना था, भले हमने फीस इतना ले लिया, आपको भरना इतना ही था, कम ही भरना था, तो आप उसी हिसाब से अपना कम ही फीस भरेंगे, ठीक है। आपको इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है। फिर यहाँ पे टिक कर देना है, इसी प्रकार से कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। फिर आता है बैंक वाला विवरण, ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें आपका बैंक वाला विवरण नहीं आ रहा था, तो रिन्यूअल करने आ पाएंगे तो बैंक वाले विवरण में देखिए यहाँ पे सारे डाटा आपके ऑटोमेटिकली फिल होंगे। अब मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट कोई ब्लॉक हो गया है, कोई समस्या आ गई है, तो यहाँ से आप पहले वाले ऑप्शन से आप बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके में बैंक की समस्या, बैंक वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आपका डायरेक्ट पैसा आधार कार्ड की सहायता से भेज दिया जाएगा। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट पहले वाला एक ही था, ब्लॉक वगैरह हो गया, तो आप दूसरा खुलवा करके उसमें एनपीसीआई करा लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ध्यान रखेंगे कि जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे पहले ही सारी चीज़ों को आपको व्यवस्थित करा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब भी आप आएंगे यहाँ पे सारे डाटा आपके ऑटोमेटिकली है, ठीक है। यहाँ पे जो पांचवा ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या दोबारा डाले, तो वही जो खाता संख्या यहाँ पे है उसको आपको दोबारा यहाँ पे फिलअप कर देना होता है, और सारे नाम आपको, सारे डाटा आपको दिख जाएंगे। IFSC कोड हो गया, आपका जनपद हो गया, ठीक है, ब्रांच का नाम हो गया, सारी चीज़ दिख जाएंगे। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होता है, यहाँ पे टिक करना होता है, और फिर आपको यहाँ से अपडेट कर देना होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके इसी प्रकार से अवेलेबल होते हैं। और जब ये सारे ऑप्शन करके आप यहाँ से क्लिक करके आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जब जाएंगे तो वो जो सारे ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे थे वो सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे। फिर आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेना है, ठीक है, जांच हेतु आवेदन आपको प्रिंट कर लेना है। और जैसे ही जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे कभी कभी लॉक हो जाता है, और कभी कभी आप वेबसाइट में समस्या नहीं होगी तो लॉक नहीं होगा, उसमें आपको मिलान कर लेना है कि पूरा डाटा आपने जो भरा है वो सही है या फिर नहीं। तो इसी तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। आगे का प्रोसेस उसमें बस आपको लॉक कर देना होता है, उसके बाद से जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने के बाद से, और उसके बाद से लॉक करने के बाद से आपको 3 दिन बाद फाइनल कॉपी हार्ड कॉपी निकाल करके आधार कार्ड, आपके आजाद की फोटो कॉपी, नेट कॉपी, फोटो कॉपी अलग होती है, नेट कॉपी अलग होती है, उसके बाद से प्रीवियस ईयर की मार्कशीट यानी कि रिजल्ट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट, अन्य संलग्नों के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में डाटा को यानी कि अपनी फाइनल प्रिंट को सबमिट करना होता है, ठीक है। अब चूंकि इनके में देखिए यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, अभी आपने देखा शैक्षणिक वाले में इनका ब्रांच और सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन
नहीं जा रहा है, तो जब तक वो कॉलेज से मास्टर डाटा अपडेट होगा नहीं तब तक उनका खुलेगा नहीं। लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें फिलअप होती है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें फिलअप करके डाटा अपडेट करना होता है। और लास्ट में आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन जो दिखता है, इस होम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बैक चले जाना होता है। वहाँ से आपको फिर से करिए कि सारा डाटा आपका ग्रीन दिखा देगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।